स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास का इंग्लिश का पेपर। एक एक करके तमाम सवालात को डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की भी बात करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो स्टूडेंट्स, 9th क्लास का इंग्लिश का पेपर दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट और सब्जेक्टिव पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है, ऑब्जेक्टिव सेक्शन होता है, जिसमें 19 एमसीक्यूज दिए जाते हैं। 19 एमसीक्यूज आगे फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किए गए होते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 किस बारे में होता है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल शीट। 5 नंबर का ये पार्ट होता है और 5 सेंटेंसेस दिए होते हैं, उनके नीचे हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस भी दिए होते हैं। इनके लिए आपको टेंसेस का आना ज़रूरी है और हमारे चैनल पे भी तमाम टेंसेस की वीडियोस मौजूद हैं, आप वहां से भी गाइडलाइन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट 4 मार्क्स का होता है। चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स एंड फिल अप द बबल शीट। इसमें एक वर्ड दिया होता है, फिर नीचे उसके 4 ऑप्शंस होते हैं और करेक्ट स्पेलिंग आपने उसमें से चूज करने होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए जब तक आपको करेक्ट स्पेलिंग्स का रट्टा ना लगा हुआ हो, उस वक्त तक इसको दुरुस्त तौर पर अटेम्प्ट करना ज़रा मुश्किल काम होता है। तो इसके लिए चैप्टर्स के आखिर में दी गई ग्लॉसरी और ख़ास तौर पे हर 4 चैप्टर्स के बाद जो रिव्यू एक्सरसाइज दी गई हैं, उनको ज़रूर तैयार करें और बहुत अच्छी तरह तैयार कीजिए। ये पूरे ऑब्जेक्टिव सेक्शन के लिए, यानी जो 19 के 19 क्वेश्चंस हैं, इन सब के लिए आप हर 4 चैप्टर के बाद दी गई रिव्यू एक्सरसाइजेज 1, 2 एंड 3 इनको बहुत अच्छी तरह तैयार करें। क्वेश्चन 1 का पार्ट 3, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड एंड फिल अप द बबल शीट। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और इसमें वो सिनोनिम पूछता है और अक्सर औकात ये सिनोनिम्स उन्हीं रिव्यू एक्सरसाइजेज में ही दिए गए होते हैं, वही वाले ज़्यादातर आ जाते हैं। लेकिन आप इसके साथ साथ एहतियातन हर चैप्टर के आखिर में दी गई ग्लॉसरी को भी याद कीजिए। क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल शीट। ये आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का और ये भी 5 मार्क्स का होता है। सेंटेंस दिया गया होता है और ग्रामर के लिहाज से चीज़ें पूछी गई होती हैं। ख़ास तौर पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में ज़रूर पूछा जाता है, कोई ना कोई प्रोनाउन की अक़साम के बारे में भी एमसीक्यू मौजूद होता है। तो इसके लिए बेहतर होगा कि आप पास्ट पेपर्स को भी ज़रूर कंसल्ट करें, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हम अभी सिर्फ पेपर पैटर्न को और उनके क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और इम्पोर्टेंट पार्ट्स को, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए एक एक चीज़ को अलग अलग करके यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बारे में वीडियोस हमारे चैनल पे मौजूद हैं। आप वहाँ पे सर्च कीजिए, हमारे चैनल को विज़िट कीजिए और वहाँ से ये सब मालूमात हासिल कीजिए। 19 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव सेक्शन के बाद सब्जेक्टिव सेक्शन होता है जो 56 मार्क्स का होता है। और स्टूडेंट्स, ये याद रखिए कि ऑब्जेक्टिव पार्ट जब आपको दिया जाता है तो उसके लिए 20 मिनट आपके पास होते हैं और जो एमसीक्यूज वाला पेपर है वो आपसे जमा कर लिया जाता है। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है। सब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन नंबर 2, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है और 8 क्वेश्चंस दिए गए होते हैं। उन 8 क्वेश्चन में से कोई से 5 क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना होता है। और अगर आप स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं, पूरी बुक आपके लिए करना मुश्किल है, तो फिर प्रिपेयर चैप्टर्स 1 to 7, जो पहले 7 चैप्टर्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। 5 क्वेश्चंस पहले 7 चैप्टर्स में से आ जाते हैं। और ध्यान में रहे कि हर चैप्टर के अंदर भी क्वेश्चन दिए गए हैं और चैप्टर के बाहर एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अंदर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं और बाहर वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इनटू उर्दू। 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। 3 पैराग्राफ्स आपको दिए गए होते हैं। अच्छा, पहले हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं कि और के साथ एक ऑप्शन भी दिया गया होता है, री राइट एनी 2 अबव पैराग्राफ्स इनटू सिंपल इंग्लिश। लेकिन ये ऑप्शन उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिनके लिए उर्दू लिखना पढ़ना समझना मुश्किल होता है। लेकिन हम बात करते हैं ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स की। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 3 पैराग्राफ्स दिए गए होते हैं, 3 में से कोई से 2 पैराग्राफ्स आपने ट्रांसलेट करने होते हैं। और ट्रांसलेशन के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11 एंड 12। ये
پورے پیپر میں جو 3 پیراگرافس آتے ہیں وہ ان چیپٹرز میں سے آتے ہیں، اور کیونکہ 3 میں سے آپ نے 2 پیراگراف کرنے ہوتے ہیں، تو چیپٹر نمبر 1 2 4 6 7 اینڈ 9 اگر آپ یہاں تک 1 سے لے کے 9 تک یہ 6 چیپٹر اچھی طرح کر لیں تو 3 میں سے 2 پیراگراف ان 9 چیپٹرز میں سے آ جاتے ہیں۔ دین کوشچن نمبر 4، رائٹ دا سمری آف دا پوئم۔ پوئم کا ٹائٹل بھی دیا گیا ہوتا ہے اور پوئٹ کا نام بھی دیا گیا ہوتا ہے، اور عام طور پہ اساتذہ طلباء کو یہ سمری ہی ان کی یاد کرواتے ہیں۔ بہرحال اس میں آپشن بھی ہوتا ہے، پیرافریز دا فالوئنگ لائنز انٹو سمپل انگلش ود ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ۔ یہ سوال کس طرح سے اٹیمپٹ کیا جاتا ہے، اس کے لیے بھی ہمارے چینل پہ ویڈیو موجود ہے، لیکن 9th کلاس میں بہتر ہوگا کہ آپ سمری ہی اٹیمپٹ کیجئے۔ 9th کلاس میں چیپٹر 5 اور چیپٹر 8 2 پوئمز ہیں، ڈیفوڈلز اینڈ اسٹاپنگ بائی دا ووڈز آن اے سنوئی ایوننگ۔ تو صرف 2 پوئمز ہیں، 2 سمریز آپ بہت اچھی طرح یاد کر سکتے ہیں۔ یاد کیجئے، یاد کر کے لکھ کے دیکھیے تاکہ آپ کی مسٹیکس ختم ہو جائیں۔ آگے بڑھتے ہیں، کوشچن نمبر 5، یوز اینی 5 آف دا فالوئنگ ورڈز اور phrases اور idioms in your sentences۔ تو سب سے پہلے تو اسٹوڈنٹس یہ بات سمجھ لیجئے کہ بہت سے اساتذہ بلکہ اکثر اساتذہ بچوں کو الگ سے ایڈیمز یاد کروانا شروع کر دیتے ہیں، جن کی ضرورت ہمیں بعد میں 2nd ایئر میں جا کے پڑتی ہے۔ 9th میں آپ کو ان ایڈیمز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کے جو چیپٹرز ہیں جن میں میک سینٹینسز کے کویسچنز دیے گئے ہیں وہ ہیں چیپٹر 1 2 4 6 7 اینڈ 9۔ اگر آپ ان چیپٹرز کی ایکسرسائز میں جو کویسچن میک سینٹینسز کے لیے دیے گئے ہیں انہی میں آپ دیکھیں گے تو چیپٹر نمبر 4 اور چیپٹر نمبر 6 میں سینٹینسز بنانے کے لیے ایڈیمز اور فریزز دیے گئے ہیں۔ تو یہ جو کویسچن میں انہوں نے ورڈز اور فریزز اور ایڈیمز کا ذکر کیا ہے وہ یہی چیپٹر 4 اور 6 کے اینڈ پر دیے گئے ایڈیمز اور فریزز ہیں۔ کتاب سے ہٹ کے آپ کو الگ سے ایڈیمز تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو پریشان نہیں ہونا ایڈیمز اور فریز کے بارے میں، بلکہ آپ کی بک میں چیپٹر نمبر 1 2 4 6 7 اینڈ 9 میں جو کویسچن دیے گئے ہیں دیٹ یوز فالوئنگ ورڈز ان سینٹینسز آف یور اون، وہ والے یا میک سینٹینسز، وہ جو کویسچن دیے گئے ہیں بس ان کو آپ اچھی طرح تیار کر لیجئے۔ دین کمز کویسچن نمبر 6۔ کویسچن نمبر 6 میں 3 آپشنز ہوتے ہیں، تینوں میں سے کسی ایک کو آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے۔ اٹ کیریز 8 مارکس۔ فرسٹ ون، رائٹ اے لیٹر ٹو یور، آگے اس نے جو بھی فرینڈ کو، بردر کو، سسٹر کو، مدر کو اور فادر کو، یہ لیٹرز ہیں، اور ٹوٹل 16 لیٹرز آپ کی بک میں دیے گئے ہیں۔ لیٹر لکھیں تو پھر اس کا فارمیٹ زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے، اس کے اپنے الگ سے مارکس ہوتے ہیں، اور لیٹر رائٹنگ کے بارے میں بھی ویڈیو آپ کو ہمارے اسی چینل پر مل جائے گی۔ بہرحال جو آپ کی گرامر اینڈ کمپوزیشن جو ٹیکسٹ بک بورڈ کی بک ہے اس میں 16 لیٹرز دیے گئے ہیں، اور ان 16 لیٹرز میں سے ذرا غور سے سنیے گا، چیپٹر نمبر 7 11 13 15 اینڈ 16، یہ 5 لیٹرز میں نے آپ کو بتائے، ان کے علاوہ جو باقی 11 لیٹرز ہیں انہی میں سے گھوم گھوم کے لیٹرز جو ہیں وہ آپ کے پیپر میں پوچھے جاتے ہیں۔ یعنی یہ 5 لیٹر جو میں نے آپ کو بتائے یہ آپ چھوڑ کے اور باقی 11 لیٹرز کو اچھی طرح سے تیار کر لیجئے۔ اگر لیٹر نہیں کرنا تو پھر رائٹ اے اسٹوری ود دا مورل، مورل دیا گیا ہوتا ہے اور آپ نے اسٹوری لکھنا ہوتی ہے، اور یہ بھی گرامر اینڈ کمپوزیشن جو بورڈ کی کتاب ہے اس میں اسٹوریز بھی دی گئی ہیں۔ اور تیسرا آپشن اس میں ہوتا ہے رائٹ اے ڈائلاگ بٹوین، آگے اس نے جو بھی دیا ہو، جیسے یہاں پہ میں نے لکھا اے ٹیلر اینڈ اے کسٹمر، ان کے درمیان ڈائلاگ لکھنے ہوتے ہیں۔ یہ بھی گرامر اینڈ کمپوزیشن میں صرف 5 ڈائلاگز دیے گئے ہیں، اور انہی 5 میں سے کسی ایک نے بورڈ کے پیپر میں آنا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ڈائلاگ کرنا چاہیں تو بورڈ کی گرامر اینڈ کمپوزیشن کی بک سے وہ 5 ڈائلاگز ہیں، ان کو آپ اچھی طرح پریپیئر کر سکتے ہیں۔ دین کویسچن نمبر 7، ریڈ دا فالوئنگ پیسیجز کیئرفلی اینڈ آنسر دا کویسچنز گیون ایٹ دا اینڈ۔ اور 10 مارکس کا یہ کویسچن ہوتا ہے، کافی آسان کویسچن ہوتا ہے، پیراگراف دیا گیا ہوتا ہے اور پیراگراف کے آخر میں 5 کویسچنز دیے گئے ہوتے ہیں جن کے آنسرز آپ نے اسی پیراگراف میں سے تلاش کر کے اپنی ورڈنگ میں لکھنے ہوتے ہیں۔ جو بورڈ کی گرامر اینڈ کمپوزیشن کی بک ہے اس میں 10 یعنی 10 سالوڈ ایکسرسائز دی گئی ہیں اور 15 انسالوڈ ایکسرسائزز ہیں، یعنی ٹوٹل 25 پیسیجز ہیں، اور انہی 25 پیسیجز میں سے کوئی نہ کوئی ایک پیسیج آپ کے ایگزام میں آنا ہوتا ہے۔
क्वेश्चन नंबर 8 है ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 8 सेंटेंसेस दिए गए होते हैं और 8 में से कोई से 5 सेंटेंसेस को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। जो दूसरी ऑप्शन होती है इस क्वेश्चन के साथ वो भी उन्हीं इंग्लिश मीडियम वाले लोगों के साथ लोगों के लिए होती है, और जो इसके साथ जो दूसरी ऑप्शन है वो उन्हीं लोगों के साथ है जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि जिनको उर्दू लिखनी पढ़नी या समझ नहीं आती, कि राइट 10 सेंटेंसेस अबाउट फैशंस, तो ये क्वेश्चन उनके लिए है। और ये जो उर्दू सेंटेंसेस हैं ट्रांसलेट करने के लिए बेहतर होगा कि ये भी आप पास पेपर से अच्छी तरह तैयारी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द लास्ट क्वेश्चन, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। 5 सेंटेंसेस दिए गए होते हैं और अक्सर औकात ये पांचों एक्टिव वॉइस में दिए गए होते हैं और आपने इनको पैसिव वॉइस में तब्दील करना होता है, और ये 5 मार्क्स के होते हैं, यानी ईच सेंटेंस कैरीज 1 मार्क। और इनकी तैयारी के लिए वही बोर्ड की ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक कंसल्ट कीजिए। उसमें टोटल 33 सेंटेंसेस हैं। 3 सेंटेंसेस उसने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए दिए कि एक्टिव पैसिव वॉइस होते क्या हैं। उसके बाद 10 सेंटेंसेस उसने सॉल्व करके दिए हैं और 20 सेंटेंसेस की उसने एक एक्सरसाइज दी है उस बुक में। तो टोटल 33 सेंटेंसेस हैं आपकी उस बुक में। उनको अच्छी तरह समझ लीजिए, अच्छी तरह उनको प्रिपेयर कर लीजिए। इन्हीं 33 सेंटेंसेस में से ही अक्सर और ज़्यादातर इन्हीं 33 सेंटेंसेस में से 5 के 5 सेंटेंस ही आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको बोर्ड के पेपर का तारुफ हो गया होगा और कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर डेवलप हुआ होगा। अब इससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप पेपर देने बैठेंगे तो पेपर देखकर आपको परेशानी नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।